प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द रिसेम्बलेंस। तो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि किस तरह से हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से रिसेम्बल शो करता है और एल्कलाइन मेटल से रिसेम्बल शो करता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली रिसेम्बलेंस तो होता ही है बट उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। तो ये थोड़ा सा 10 मिनट का टॉपिक है डिफरेंस, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। So let's start with the difference from alkaline metal and halogen. Difference from alkaline metal and halogen. Halogen और alkaline metal में difference, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आई थिंक ऊपर को थोड़ा और कर दें तो दिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, तो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इज, अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन की बेटा, तो हाइड्रोजन जो है वो एल्कलाइन मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। वी नो दैट एल्कलाइन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड इज नॉट एज मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज एल्कलाइन मेटल। तो हम यह कह सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस है हाइड्रोजन इज less electropositive than alkaline metal। alkaline metal से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि हेलोजन से, तो हेलोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन भी नहीं है, तो उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी में लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज less electronegative than halogen। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं कि हेलोजन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन हेलोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी एल्कलाइन मेटल से बात करें तो एल्कलाइन मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड वन। सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं, बी। सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखते हैं इसमें, तो एक्चुअली हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ही हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि आपके पास चाहे हेलोजन हो चाहे एल्कलाइन मेटल हो, सबके पास न्यूट्रॉन होता है। तो हम यह लिख सकते हैं हाइड्रोजन does not have neutron in nucleus। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, while alkaline metal and halogen element have, इनमें तो होता है। ठीक है, सी। थर्ड डिफरेंस पर आ जाते हैं हम। तो थर्ड डिफरेंस देखिए क्या मिलता है हमें, कि अगर हम इनके ऑक्साइड्स को कंपेयर करें, खास करके एल्कलाइन मेटल के ऑक्साइड्स को देखें अपन तो, और हाइड्रोजन के देखें तो इनका कंपेयर देखें, जो एल्कलाइन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, हेलोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो न तो एसिडिक होता है न बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ ऑक्साइड्स ले रहा हूं, जैसे सपोज वी हैव हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, और यहां ले लेते हैं हम Cl2O। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्साइड। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है बेटा मेटेलिक ऑक्साइड है, ऑल दीज थ्री आर मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ध्यान रखना है। जबकि जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड की बात करता हूं तो आप देखिए हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है इट विल बी
न्यूट्रल ऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, इट विल बी अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह से ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो यहाँ इसमें डिफरेंस शो कर रहा है। एक और चीज देखें कि अगर आप नंबर डी, अगर आप देखें कि हेलोजन एलिमेंट जो है, हेलोजन के अंदर बॉन्डिंग के बाद आपको लोन पेयर, अनबॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। जबकि हाइड्रोजन में ऐसा कुछ नहीं होता H2 के मॉलिक्यूल्स में। तो आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So we can take an example. Suppose we have hydrogen H2 and we have chlorine Cl2. So we can draw the diagram of H2. So in H2 we have two valence electron. इस तरह से दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, you can see it, देख सकते हैं, you have two valence electron, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन में आप देखिए एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में काम में आ रहा है, ठीक है। और इनके अलावा बिसाइड दीज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे हैव 3 लोन पेयर, इनके पास हर एक के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं। क्योंकि हमें पता है बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। तो इसमें एक तो बॉन्डिंग में काम में आ गया और बाकी 6 जो है उसके चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के डिफरेंस देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट, डस्टर से इसको रफ कर दे, डस्टर से बढ़िया नहीं रफ हो रहा। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट डिफरेंस, नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है ई, दैट इज नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स के नेचर की स्टडी करें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड आर लो बॉइलिंग कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स होते हैं लो बॉइलिंग कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोजन के हैलाइड से मेरा मतलब है जैसे HS, HCl, HBr and HI. These are low boiling covalent compound, ठीक है। और ये कंपाउंड किसके बने बेटा, दीज आर हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन के हैलाइड है। इसी तरह से जो हमारे पास एल्कलाइन मेटल है, अगर उनके हैलाइड्स लेते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं यहां पर NaCl, NaBr and we can take lithium chloride KBr, lithium chloride KBr। तो ये जो कंपाउंड है आपके पास में, ठीक है, ये सारी सॉल्ट है, क्योंकि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर के बने एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल हैलाइड, ठीक है, एल्कलाइन मेटल से बने हुए हैलाइड्स हैं। और इनका नेचर कैसा है, दे आर हाई मेल्टिंग आयनिक सॉलिड, हाई मेल्टिंग आयनिक सॉलिड, मतलब इनको आप हीट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। और ये आयनिक सॉलिड बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, आयनिक सॉलिड, यानी एल्कलाइन मेटल्स जो है वो आयनिक सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। जबकि आपके पास में जो हाइड्रोजन है हेलोजन के साथ में वो क्या बना रहा है बेटा, वो बना रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया है हाइड्रोजन और एल्कलाइन मेटल और हेलोजन के बीच में, ठीक है। इस तरह से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस और रिसेम्बलेंस की बात हो गई। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड की, कि कितने मेथड से अपन इनको बना सकते हैं। पहले हाइड्रोजन की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। चलिए इसको रफ कर दें।
देखिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन की। ऑकरेंस का मतलब क्या है? ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन आपको कहां कहां देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ऑकरेंस क्या कहां का है? तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अगर आप देखें तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में 70% है, ठीक है। तो पहला तो ये ध्यान रखें, इट इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, दैट इज 70%, इट इज अवेलेबल 70%। सेकेंड, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब या अर्थ, ठीक है। यूनिवर्स में तो 70% है, बट इट इज थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो बेटा अर्थ में और यूनिवर्स में डिफरेंस है, ध्यान रखना कि यूनिवर्स में तो क्या है, दूसरे प्लैनेट पर, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम की बात हो रही है। और जब अपन बात कर रहे हैं अर्थ की, तो केवल अपन अपने ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि जैसे अर्थ का जो ग्राउंड है उसके अंदर या उस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपके पास हाइड्रोजन कितना होता है, वो थर्ड एबंडेंट एलिमेंट है आपके पास। इसके बाद में हमें ये पता है कि इन द कंबाइंड फॉर्म अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ करके कंपाउंड बना रहा है, तो कंबाइंड फॉर्म में ये हमारे पास में अर्थ क्रस्ट में और ओशन के अंदर अगर देखें तो 15.4% जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। 15.4% चीजें जो हैं वो उनमें हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं इन कंबाइंड फॉर्म 15.4%, ठीक है। 15.4% ही कंबाइंड फॉर्म के अंदर अर्थ क्रस्ट एंड ओशन, ठीक है। एक तो अर्थ क्रस्ट एंड ओशन यहां पर प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में और ओशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई इसके ऑकरेंस की बात हो गई। अब हम इसके टाइप की बात करते हैं कि हाइड्रोजन कितने तरह का होता है हमारे पास में, ठीक है, कौन कौन से हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में आप देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के एक्चुअली 3 आइसोटॉप्स होते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला होता है प्रोटियम, ठीक है। सेकेंड इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्राइटियम, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटियम को H1 से, ड्यूटेरियम को D1 से, ठीक है, और ट्राइटियम को 1 3 से, ठीक है। तो ये तीनों ही आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसके बाद में अगर हम बात करें इनके रिलेटिव एबंडेंस की, नेचर में कितना मिलता है, एबंडेंस की अगर बात करें कौन कितना मिलेगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास में जो 99.985%, ध्यान रखना प्रोटियम ही होता है, लगभग आपको प्रोटियम ही मिलता है। और यही रीजन है कि हम हमेशा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हम 1 ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो प्रोटियम ही है, 99.9% प्रोटियम है। बाकी थोड़ा बहुत आपके पास ड्यूटेरियम हो सकता है। तो ड्यूटेरियम कितना होता है? ड्यूटेरियम होता है बेटा 0.0156, बस इतना परसेंट हमारे पास में ड्यूटेरियम होता है, जो कि नेग्लिजिबल हो गया 100 में से अगर इसको कंपेयर करें तो। और अगर मैं ट्राइटियम की बात करूं तो और भी कम है बेटा, ट्राइटियम तो 10⁻⁻15% है, तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनकी रेडियो एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है जिसको हम प्रोटियम कह रहे हैं, ठीक है, ये नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव है,
और तीसरा जो है थर्ड वन, ये बिल्कुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थर्ड जो है इट इज रेडियो एक्टिव। इसके अलावा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा जो हमें ये पता है कि जो रेडियो एक्टिव होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। व्हेन वी आर, हेलो हेलो, यस यस, आवाज आ रही है आपको? जस्ट मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा स्क्रीन को सही कर दें। यस, अरे क्या हो गया? यस, अगर हम बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिए प्रोटियम जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम भी स्टेबल होता है, पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं बेटा उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ध्यान रखना ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता। ट्राइटियम जो है वो स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। अनस्टेबल तो नहीं बोलेंगे, लेस स्टेबल बोल दो आप, अनस्टेबल होगा तो बढ़ेगा नहीं ना, तो लेस स्टेबल बोल दो, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। और ये हमारे पास में जैसे हो गए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, ठीक है। अब इसके बाद और आगे चलें, इन तीनों में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो एक पॉइंट और रह गया, वो न्यूट्रॉन में है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के उसमें है कि अगर अपन यहां देखें तो इसमें अगर न्यूट्रॉन के नंबर देखेंगे और कर लेते हैं न्यूट्रॉन, तो बेटा इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे मास नंबर में से और एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 0 आता है, दैट मीन 0 न्यूट्रॉन है इसमें। और यहां अगर हम देखते हैं इसमें ड्यूटेरियम में, तो आप अगर 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है, तो इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जबकि यह 3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास में 2 आता है, दैट मीन इट हैज 2 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस जो है वो न्यूट्रॉन का है, ठीक है, मेन जो डिफरेंस है इनके अंदर न्यूट्रॉन का है, ठीक है। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। यस, आगे बढ़कर बात करेंगे हम लोग प्रिपरेशन मेथड के बारे में कि इनको बनाते कैसे हैं। तो लेट्स सी द प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन करेंगे कि डाइहाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन में पहला है कि पानी से कैसे बनाए, वाटर से, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट तो बच्चे 10th में कर चुके हैं। कभी आपने देखा है सोडियम को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है बेटा, ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो वो ब्लास्ट जो होता है ध्यान रखना वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम को जैसे ही आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो सोडियम जो है वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर हाई होता है, तो उस टेम्परेचर में वो हाइड्रोजन गैस क्योंकि इनफ्लेमेबल है तो तुरंत वो इट कैच फायर, ठीक है ना। आफ्टर कैचिंग फायर इट ब्लास्ट, इट एक्सप्लोड, ठीक है, वो एक्सप्लोड कर जाती है। इसलिए जब आप सोडियम को पानी में डालते हैं तो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जो एक्सप्लोजिव होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वाटर से भी अपन बना सकते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। सिंपली रिएक्शन कराएं अपन रिएक्टिव मेटल से वाटर की, तो आपके पास में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो जैसे सोडियम एक्टिव मेटल हो गया आपके पास एक, दूसरा ले लेते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये ले लिए अपन ने, इनको वाटर में डिसॉल्व करूंगा। आपको हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली यू हैव टू पुट सम सोडियम इनटू वाटर, सम पोटेशियम, सम कैल्शियम इन वाटर। तो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर सोडियम, यहाँ अच्छा इसको भी देखो रिएक्शन कैसे होती है कि समझना। वाटर जो है बेटा उसमें H+ और OH- आयन है। अब हमें पता है सोडियम मेटल होता है जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव से कंबाइन होता है,
तो सोडियम जब OH से कंबाइन होगा देन इट विल फॉर्म NaOH, NaOH की फॉर्मेशन करेगा। और H प्लस जो है, 2H प्लस, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा मैं यहाँ पर, तो जो 2H प्लस है वो कंबाइन होकर के सोडियम से लेकर के Na, ठीक है, और क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बना लेंगे, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, फिर इसको बैलेंस कर देंगे। लेकिन ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो सोडियम से कंबाइन हो गया और दोनों हाइड्रोजन जो है H प्लस जो है H2 की फॉर्म में रिलीज हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी दो अगर मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, तो ये भी क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। सिमिलरली इसको देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ध्यान रखना बेटा 2 होती है इसकी वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ तो 2 लेने की जरूरत है, लेकिन यहाँ 2 लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक कैल्शियम 2 OH से कंबाइन होगा, तो इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सा मेथड है, आप इसको लैब में बना सकते हैं। यस नीलम, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा, बोलिए। फिर कैसे एंटर हुई क्लास में? अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है बेटा, आई थिंक इसमें विल बी मोर अवेयर। ओके, सो आई थिंक दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो अपन ने डाईहाइड्रोजन की प्रिपरेशन का मेथड देख लिया है कि किस तरह से आप रिएक्टिव मेटल को जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और ये हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होती है, और ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। तो इनफ्लेमेबल गैस निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली आग पकड़ेगी, ठीक है, डेफिनेटली इट विल कैच फायर एंड एक्सप्लोड, तो ये तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया वाटर के साथ रिएक्शन। अब इसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं और अपन कैसे बना सकते हैं हाइड्रोजन गैस को। लेट्स सी द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड है इसके बाद, ये तो देखो मैंने रिएक्टिव मेटल्स यूज में लिए हैं, तो इनमें आप सिंपली केवल वाटर के अंदर रिएक्टिव मेटल को डालें, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बेटा, दे कैन नॉट रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, आपको उन मेटल के साथ में इसको बॉइल करना पड़ेगा, तब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, इन तीनों की यही प्रॉब्लम है। तो ये जैसे आपके पास जिंक है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है, और अगर आप इनको वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करने वाले, नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही बेटा, आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पढ़ लेते हैं, तो वो तो रिएक्टिव स्टूडेंट, मतलब रिएक्टिव मेटल है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ इनिशिएशन की जरूरत होती है, या तो डांटने की या फटकारने की या मोटिवेशन देने की जरूरत होती है, तब वो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही ये आपके पास जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ठीक है। दे आर मॉडरेट रिएक्टिव, रिएक्टिव तो है बट दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन ऑन नॉर्मल कंडीशन। तो वी विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन कर सके। तो हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग वाटर लेते हैं, ये जो वाटर हम लोग ले रहे हैं ये बॉइलिंग वाटर है, और बॉइलिंग वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म। अच्छा, एक और खास बात कि अब तक जो हमने देखा था बेटा, वो सब हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, बट ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, ये इसका मेन पॉइंट है, और यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, ध्यान रखना। तो यहाँ ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दीज थिंग, कि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। यू हैव टू बॉइल दीज मेटल विद वाटर, एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन दे रिलीज हाइड्रोजन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिलीज करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इसके बाद और बात करें, इससे भी कम रिएक्टिव। अब कोई, जैसे अपने कहा, कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल ही जैसे एकदम इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, उनको कितना ही कह लो नहीं करते रिएक्शन, मतलब नहीं पढ़ते। तो ऐसे कुछ मेटल भी है, ऐसे कुछ मेटल भी हैं जो कि बॉइलिंग वाटर के साथ में भी रिएक्शन नहीं करेंगे, दे नीड सो मच इनिशिएशन। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए स्टीम यूज में लेते हैं। इसके लिए क्या यूज में लेते हैं, स्टीम यूज में लेते हैं। जैसे आयरन, आयरन बॉइलिंग वाटर के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है,
तो हमें क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन के अंदर स्टीम यूज में लेना पड़ता है। वाटर स्टीम का फॉर्मूला भी H2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टीम यूज में ले रहे हैं और स्टीम से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, देन इट विल फॉर्म Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, बट आपने यहाँ पर इसके साथ स्टीम काम ले लिया। तो आई थिंक ये चीज आपको याद रह जाएगी बेटा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव है जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, so they are taking part in reaction in boiling water, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में रिएक्शन कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह से अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, बॉइलिंग वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि स्टीम की एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा होती है, ध्यान रखें। आपने सुना होगा लेटेंट हीट, तो इनकी जो लेटेंट हीट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें आप वाटर से रिएक्शन करा करके मेटल की और क्या कराते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड मेथड जो आता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे वाटर है H2O, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि आप वाटर को एक कंटेनर में लेते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर में आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये भी एक टेस्ट ट्यूब लगा दी, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और उसको आप कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ नहीं लगाते ना, यहाँ से कनेक्ट नहीं करते, यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर एक में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी और एक में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह का एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में आपने पढ़ा, ठीक है। तो जब आप वाटर में H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और हाइड्रोलाइसिस से आपके पास एक तो बनता है 2H2 गैस और एक बन जाता है आपके पास O2 ऑक्सीजन, ठीक है। बस केवल इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को कराए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वाटर का डिसोसिएशन भी फास्ट होता है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ज्यादा होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई बता सकता है बेटा, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रॉन पर और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रॉन पर बनेगा, एनोड और कैथोड में से? कैन एनीबडी टेल मी कि at which electrode will oxygen produce, at which electrode will hydrogen gas produce? कौन से इलेक्ट्रॉन पर इनका प्रोडक्शन होगा? यस, बता सकते हैं बेटा? नो आइडिया। एक्चुअली देखो यहाँ क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है ना, सबसे पहले इसका डिसोसिएशन होता है। जैसे H2 को अगर मैं डिसोसिएट करता हूँ सपोज, तो मैं इसे इस तरह से डिसोसिएट करूंगा, 4H+ आयन एंड 2O2 2- आयन, ठीक है। अब अगर मैं देखूं रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड कौन सा होता है बेटा? कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, सॉरी पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो यानी पॉजिटिव आयन जो है इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड दे हैव 4H+ आयन। तो जैसे ये कैथोड पर जाएंगे, कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इससे, और आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड इट विल चेंज इनटू 2H2, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, जस्ट ए मिनट है ना, एनोड पर होने वाले रिएक्शन की बात करें, यस लेट्स सी। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि अगर एनोड पर रिएक्शन देखते हैं तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एंड वी हैव ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज आयन, सो वी हैव 2O2- आयन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट विल चेंज इनटू O2 एंड दीज 2 नेगेटिव आयन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, so it will release these 4 electrons and change into O2,
ठीक है। तो यहाँ पर एनोड पर तो आपके पास O2 ऑक्सीजन फॉर्म हो गई है और कैथोड पर आपके पास में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे आप तब ऐसा होगा, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड देखते हैं हाइड्रोजन फॉर्मेशन का। लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एल्कलाइन मेटल से। तो आपने बेटा ये भी सुना होगा कि एल्कलाइन मेटल की रिएक्शन अगर अपन एसिड से कराते हैं जब तो हाइड्रोजन रिलीज होती है, इसके अलावा बेस से कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी एसिड और बेस दोनों ही एल्कलाइन मेटल से रिएक्शन करके, मतलब मोस्टली मेटल से रिएक्शन करके, एल्कलाइन मेटल से नहीं मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो पहले अपन एक बार एसिड से देख लेते हैं फिर बेस से देखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड, ठीक है, एसिड से। अब एसिड से आप ना किसी भी एक्टिव मेटल की रिएक्शन कराओ, जैसे जिंक, देखो जिंक की रिएक्शन करा सकते हो आप करा सकते हो, Fe की रिएक्शन करा सकते हो, Mg की रिएक्शन करा सकते हो, और इसके अलावा कोई भी रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम वगैरह से तो करा ही सकते हैं अपन, सोडियम भी ले सकते हो। तो इन मेटल्स को अगर आप HCl में मान लो डाल दिया आपने, या H2SO4 में डाल दिया, या HNO3 में आपने इसको, HNO3 में डालो, H2SO4 में डाल दो क्योंकि वो ऑक्सीडेशन कर देता है फिर आगे, तो यहाँ पर इनसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है क्योंकि ये एक्टिव मेटल है। ये क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा और ये इसको हटाएगा। तो देखो यहाँ तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। ठीक है, यहाँ ऐसी Cl2 की फॉर्मेशन होगी, H2 गैस बाहर निकल गया। यहाँ MgSO4 की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस निकल गया। Na2SO4 की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इन सबकी खास बात क्या है बेटा, ध्यान रखना, आपको ध्यान है आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, उस रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिन मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है वो सभी मेटल एसिड में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो होता है 0.0 वोल्ट, यही होता है। अब अगर किसी का भी पॉजिटिव है, किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, जैसे इन सब मेटल की बात करें तो इन सब मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजन में लेने की टेंडेंसी है। एक सिंपल सा मैकेनिज्म, जैसे मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन देख रहा हूं जिंक की, जिंक और HCl ने ZnCl2 कैसे बनाया, ठीक है, कैसे बनाया देखते हैं। Zn ने, क्योंकि जिंक में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो जिंक पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Zn2+ में, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन कैसे ये Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो HCl में क्या है अपने पास, HCl में आप इसको अगर डिसोसिएट करते हो तो HCl में आपके पास H+ आयन और Cl- आयन है। तो ये जो H+ आयन है, 2H+ आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं एंड दे विल चेंज इनटू H2 गैस, वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी क्या बचा आपके पास, Cl-, यहाँ क्या बचा, Zn2+, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, Zn2+ और Cl-, ये दोनों मिलकर के ZnCl2 बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ZnCl2 बन जाएगा। तो ये चीज अपने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये चीज भी हम ध्यान रख सकते हैं। ऐसा ही सबके साथ हुआ है, ऐसा ही सबके साथ हुआ है। ये सब मेटल ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया और बाहर चला गया। ठीक है, दैट्स इट। इस तरह से ये रिएक्शन, एक तरह से ये मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि मेटल ने एसिड में से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है ना, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। ओके।